नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं आज के इस विषय पर। तो चर्चा में क्यों? कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिनों तक सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया था कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय नाम से तकरीबन 2 लाख सैनिकों को भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए थे। 26 जुलाई 1999 को सेना ने मिशन को सफल घोषित किया, लेकिन जीत की कीमत ज़्यादा थी। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर जवानों में से एक थे। बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित शेरशाह नाम की एक फिल्म बनी थी। दोस्तों, अब इस टॉपिक पर कैसे प्रकार या किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 26 जुलाई। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? भारत सरकार द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा अभियान चलाया गया था? और सही उत्तर होगा इसका ऑपरेशन विजय। एक और प्रश्न क्या बन सकता है? कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? और सही उत्तर होगा ऑपरेशन बद्र। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए एक इमेज लगा रखी है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, शहीदों को नमन। दोस्तों, ये रहा आज का करंट अफेयर्स टू द पॉइंट, जो कि 26 जुलाई को मनाए जा रहे या मनाए गए कारगिल विजय दिवस के लिए था। दोस्तों, इस टॉपिक से कुछ प्रश्न बनने या देखने को मिल सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, पाकिस्तान सरकार द्वारा या पाकिस्तान घुसपैठियों द्वारा कौन सा अभियान या अभियान का नाम क्या दिया गया था, एक्सेट्रा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और इनकी जो फैक्ट्स हैं मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखें और नोट डाउन करें। करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान के बारे में, जिसे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों 23 जुलाई को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने की अपील भी की है। अब जान लेते हैं अभियान का आखिर उद्देश्य क्या है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के 75वें साल पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि इस पहल के पीछे लोगों के दिलों में देशभक्त की भावना जगाना और जन भागीदारी की भावना से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। अब जान लेते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है, जिसके हिसाब से ये अभियान चलाया गया है। तो भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश हैं। इस संहिता का आविर्भाव 2002 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत किस नियम के आधार पर हम तिरंगे को अपने राष्ट्र ध्वज को फहरा सकते हैं। तो चलिए क्या नियम है जान लेते हैं। तो पहला नियम क्या है इसका, राष्ट्रीय ध्वज फटा या मैला नहीं होना चाहिए। दूसरा, तिरंगा झंडा खादी, सूती या फिर सिल्क का ही होना चाहिए। प्लास्टिक से बने झंडों का उपयोग वर्जित है। तीसरा, ध्वज फहराने पर उसे सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहिए, यानी उसे ऐसे स्थान पर फहराएं जहां से वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट, झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या फिर बराबर में नहीं रखा जा सकता। दूसरा, किसी राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही ध्वज को आधा झुकाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, यदि किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से झंडे को आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जा सकता है। अगला, यदि किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो झंडा गाड़ी की दाहिनी ओर या फिर बिल्कुल बीच में लगाया जा सकता है। अगला, मंच पर झंडा फहराने पर इस बात का ध्यान रखें कि जब वक्त का मुख श्रोता की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी तरफ ही होना चाहिए। अगला, ध्वजा सरकारी भवन पर रविवार व अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त के समय के मध्य भी फहराया जा सकता है। नेक्स्ट, विशेष अवसरों और नियमों के साथ तिरंगा झंडा रात को भी फहराया जा सकता है। अगला, ध्वज फहराते वक्त सदा स्फूर्ति के साथ फहराएं और उतारते समय इसे आदरपूर्ण उतारें। झंडे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। ध्वज के मैले होने या फटने की स्थिति में उसे एकांत में पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये रहा हर घर तिरंगा अभियान का जो ऑफिशियल लोगो है। आप इसका वीडियो माय गवर्नमेंट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी अच्छा तैयार किया गया है। तो हर घर तिरंगा अभियान है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की। तो वीडियो को एक बार अवश्य देखें और भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो नियम है उसे भी एक बार देख लें तो आपके ओरली नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के लेक्चर में यूनिसेफ और यूनेस्को के बारे में। जहाँ तक आपको याद होगा कि अभी 19 जून को जो प्रीलिम्स हुआ MPPSC का, उसमें यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया था। तो ऐसे ही प्रश्न यूनिसेफ और यूनेस्को से बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यूनिसेफ है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूनिसेफ क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके मुखिया कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, HIV पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा,
कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनिसेफ के कामों की देखभाल करता है या देखरेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। ये रहा यूनिसेफ का ऑफिशियल लोगो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को है क्या, एक्सेट्रा। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार व मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसके कुछ सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं हैं। इसके ज़्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में हैं, जिसके अंतर्गत 3-4 देश आते हैं। इसके अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजेलो हैं। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की ताज़ा सूची के अनुसार भारत में अब कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जो भारत को विश्व में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में छठी सबसे बड़ी संख्या है। इस सूची में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। अब जान लेते हैं विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ऐसे स्थलों को शामिल किया गया है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और वास्तुकला आदि की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। वर्ष 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व प्रसिद्ध इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 1972 में संयुक्त राष्ट्र के सामने स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रखा गया। यही वह प्रस्ताव पारित हुआ तथा ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की शपथ विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर ली। दोस्तों, ये रहा यूनेस्को का ऑफिशियल लोगो। दोस्तों, मैंने जो यूनिसेफ और यूनेस्को पर आपसे चर्चा की, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनते हैं, या तो करंट अफेयर्स के कोई मुद्दे चल रहे हो तो, या फिर इसका जो ऑलरेडी एक स्टैटिक पार्ट है वहाँ से। तो इस वीडियो को देखें। दोस्तों, आज हम टू द पॉइंट सेशन में बात करेंगे काला अजार या ब्लैक फीवर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों रहा। पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में बीते कुछ सप्ताह में काला बुखार या काला अजार के मामले बढ़ रहे हैं। इन जिलों में कम से कम 65 लोग काला अजार से पीड़ित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से काला अजार खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर बढ़ते मामलों ने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड में काला अजार से बीते 8 सालों में पहली मौत भी हुई है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर काला अजार है क्या। ध्यान रखिएगा, काला अजार को विसरल लीशमैनियासिस भी कहते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर काला अजार है क्या। काला अजार या विसरल लीशमैनियासिस एक प्रोटोजोआ परजीवी रोग है। यह बीमारी मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। यह उष्णकटिबंधीय इलाकों में होने वाली बीमारी है जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। सैंड फ्लाइज भूरे रंग के होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये लीशमैनिया डोनोवानी नाम के परजीवी से संक्रमित होती हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि काला अजार अगर किसी व्यक्ति को हुआ तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। कई दिनों तक बुखार या अनियमित तौर पर सामने आना, वजन कम होना, प्लीहा और यकृत का बढ़ना और एनीमिया इसके ज्ञात लक्षणों में से एक है। इसकी वजह से त्वचा शुष्क और पतली हो सकती है, त्वचा बेहद रूखी हो सकती है, बाल झड़ने लगते हैं। हल्के त्वचा वाले लोगों में हाथ, पैर, पेट और चेहरे की त्वचा का रंग भूरा हो सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कौन होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर काला ज्वर किसी क्षेत्र में फैल रहा है तो किस प्रकार के व्यक्ति या कौन से व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो जान लेते हैं ये सब। काला अजार से प्रभावित होने वाले ज़्यादातर लोग बेहद गरीब तबके के होते हैं। कुपोषण, जनसंख्या विस्थापन, खराब आवास और कमज़ोर प्रतिरक्षा के लोग इस बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। WHO के मुताबिक लीशमैनियासिस वनों की कटाई और शहरीकरण जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों से भी जुड़ा हुआ है। अब जान लेते हैं कि WHO ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी, तो वो रिपोर्ट क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। तो WHO जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 2020 में 90% से ज़्यादा मामलों सिर्फ 10 देशों में है। ब्राज़ील, चीन, इथियोपिया, इरिट्रिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और यमन ऐसे देश हैं जहां काला अजार के सबसे ज़्यादा केस सामने आते हैं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को काला अजार हुआ तो क्या उपचार किया जा सकता है। तो ब्लैक फीवर और काला अजार के ट्रीटमेंट के लिए एंटी लीशमैनियल दवाएं उपलब्ध हैं। WHO वेक्टर कंट्रोल को अपनाने के लिए मिशन चलाता है और वेक्टर कंट्रोल के तहत कीटनाशक स्प्रे, कीटनाशक जालों को हटाने का काम किया जाता है। सैंड फ्लाइज की संख्या को कम करके ही रोग के फैलाव को रोका जा सकता है। दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स टू द पॉइंट, जिसमें हमने बात की काला अजार जो कि अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है। इसके कई सारे केस पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ हुआ, क्या है इसका वास्तविक नाम है क्या है, तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं। ये काला अजार जो है वो किससे फैलता है, तो ये सब जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखें और जो फैक्ट्स हैं वो नोट डाउन करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ में आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।